नमस्कार साथियों, मैं पालीवाल सर एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पालीवाल सर पर। अपन राज्य राजनीति के टॉपिकों को पढ़ रहे थे। आज अपन उच्च न्यायालय के बारे में पढ़ेंगे। अपन पिछली कक्षाओं में MCQ के माध्यम से राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद, विधानमंडल के बारे में पढ़ चुके हैं। आज अपन जो है वो MCQ प्रश्नों के माध्यम से उच्च न्यायालय के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। आप ज्यादा से ज्यादा चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और मैं आपके लिए लगातार ज्यादा से ज्यादा जो है इस प्रकार के बढ़िया प्रश्न लाता रहूं जो परीक्षा उपयोगी होने के साथ साथ आपको परीक्षा में निश्चित सफलता दिलवाने में सहायक होंगे। तो बिना देर किए हुए मैं पहले प्रश्न की ओर चलता हूं। तो आज अपन उच्च न्यायालय के बारे में प्रश्न पढ़ेंगे। तो पहला प्रश्न उच्च न्यायालय से संबंधित, उच्च न्यायालय का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? उच्च न्यायालय का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? देखिए, उच्च न्यायालय का उल्लेख जो है वो मिलता है अनुच्छेद 214 में। अनुच्छेद 214 में राज्य उच्च न्यायालय का उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 214 में लिखा हुआ है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। तो दो तीन बातें ध्यान में रखनी है। अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य में एक न्यायालय होगा। अब वर्तमान की बात करूं तो वर्तमान में टोटल उच्च न्यायालयों की संख्या है 25। वर्तमान में अब आप एक चीज देखिए, वर्तमान में हाईकोर्ट 25 है, टोटल राज्य 28 है। इन 25 हाईकोर्ट्स में भी दो हाईकोर्ट दिल्ली और जम्मू कश्मीर यानी श्रीनगर हाईकोर्ट जो है वो दोनों केवल यूटी के हैं। तो वैसे देखा जाए तो राज्यों के लिए 23 ही हाईकोर्ट है। तो ऐसा क्यों है जब 214 में लिखा हुआ है कि प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा? तो दो बातें और लिख देता हूं। दिल्ली व श्रीनगर हाईकोर्ट दो ऐसे हाईकोर्ट हैं जो केवल केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित। दिल्ली दिल्ली के लिए है, श्रीनगर जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए है। तो टोटल 23 ही बचे। 23 कैसे होने चाहिए? 214 के अनुसार तो प्रत्येक राज्य में होना चाहिए। तो इसका जो है वो सबसे बड़ा रीजन क्या है कि अनुच्छेद 231 के अनुसार संसद दो या दो से अधिक राज्यों का एक हाईकोर्ट बना सकता है। यानी कि दो या दो से अधिक राज्यों का एक हाईकोर्ट बनाया जा सकता है। वर्तमान में भारत में 7 ऐसे हाईकोर्ट हैं जो दो या दो से अधिक राज्यों के लिए या केंद्र शासित प्रदेशों के लिए काम करते हैं। अगर आपको पूरे प्रश्नों की PDF चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में जो है वो अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दूंगा। आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए और एक दो दिनों में आपको सारी PDF जो अब तक जितने पेपर मैंने सोल्व करवाए MCQ वो सारी PDF आपको उस चैनल पर प्राप्त हो जाएगी। तो उच्च न्यायालय की बात करें तो उच्च न्यायालय का उल्लेख तो 214 में है, तो इसका उत्तर तो 214 हो गया। लेकिन 214 क्या कहता है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होना चाहिए। लेकिन 25 ही उच्च न्यायालय हैं, उनमें से भी दो दिल्ली और श्रीनगर उच्च न्यायालय केवल यूटी के हैं। तो बचे हुए जो 23 न्यायालय हैं जबकि राज्य 28, तो कम कैसे हो गए? तो कम का परिणाम यह है कि कम का ये लिखा हुआ है कि अनुच्छेद 231 के अनुसार संसद दो या दो से अधिक राज्यों का एक हाईकोर्ट बना सकता है।
तो ये ध्यान रखना। अनुच्छेद 231 भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किसी उच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश होंगे, ये कौन तय करता है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। सबसे ज्यादा गलत होने वाला प्रश्न यदि कोई है तो वो ये है कि किसी उच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश होंगे, ये कौन तय करता है? लगभग लोग इसमें संसद कर देते हैं, जबकि इसका उत्तर होगा राष्ट्रपति। किसी भी उच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश होंगे, ये अनुच्छेद 216 में लिखा हुआ है कि इसे राष्ट्रपति द्वारा तय किया जाएगा। तो अनुच्छेद 216 के अनुसार यह संख्या राष्ट्रपति तय करते हैं। तो कितने न्यायाधीश होंगे ये तय करता है राष्ट्रपति। प्रत्येक उच्च न्यायालय में अलग अलग न्यायाधीशों की संख्या है, ये राष्ट्रपति द्वारा तय की जाती है। नेक्स्ट चलते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए क्या योग्यता चाहिए, इसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 217 यानी 217 नंबर अनुच्छेद में इनकी योग्यताओं का वर्णन है। योग्यता 217 के अनुसार दो योग्यता की आवश्यकता होती है। एक, वह भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो। एक तो ये कि वह भारत का नागरिक हो, ऐसा व्यक्ति जिसे हाई कोर्ट में जज बनना है वह भारत का नागरिक हो। दूसरी योग्यता में नंबर एक, दूसरी योग्यता में 3 योग्यताएं हैं जिनमें से कोई एक योग्यता होनी जरूरी है। वह 10 वर्षों तक किसी अधीनस्थ न्यायालय में न्यायाधीश रहे हों या वह 10 वर्षों तक 10 वर्ष हाईकोर्ट में वकालत का अनुभव रखते हो, या वह राष्ट्रपति की नजर में की दृष्टि में विधि के जानकार हो, पारंगत ऐसे व्यक्ति को जो है वो राष्ट्रपति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त कर सकते हैं। 3 योग्यताओं में से कोई 2 चाहिए, लेकिन एक बात आपको ध्यान में रखनी है, आज तक किसी भी व्यक्ति को लास्ट वाली योग्यता के रूप में नियुक्त नहीं किया गया है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? अभी मैंने आपको बता दिया, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। एक्चुअल में जो नियुक्ति होती है वो कोलेजियम पद्धति के द्वारा होती है। कोलेजियम पद्धति में होता क्या है कि भारत का मुख्य न्यायाधीश प्लस 4 सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम जज और हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश और हाईकोर्ट के 2 वरिष्ठतम जजों की एक जो है वो बेंच होती है, जिसे कोलेजियम कहा जाता है। उस कोलेजियम की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। तो ध्यान रखना, चाहे उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो चाहे उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश हो, उनकी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। चलते हैं नेक्स्ट। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलवाता है? देखिए, उच्च न्यायालय हो चाहे उच्चतम न्यायालय हो, नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन उन्हें शपथ कौन दिलवाएगा? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ राष्ट्रपति दिलवाता है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ राज्यपाल दिलवाता है। अनुसूची 3 में इनकी शपथ का उल्लेख है और अनुसूची 219 में यह स्पष्ट उल्लेखित है कि अनुच्छेद 219 में यह स्पष्ट उल्लेखित है कि राज्यपाल द्वारा जो है
वो न्यायाधीशों को शपथ दिलवाई जाएगी। सभी न्यायाधीशों को शपथ राज्यपाल द्वारा दिलवाई जाएगी, परंतु व्यवहार में क्या होता है कि राज्यपाल मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलवाता है और मुख्य न्यायाधीश जो है वो अन्य न्यायाधीशों को शपथ दिलवाते हैं। तो अनुच्छेद 219 के अनुसार राज्यपाल न्यायाधीशों को शपथ दिलवाते हैं। नोट लगा के लिख देता हूं, व्यवहार में राज्यपाल केवल मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलवाते हैं। अन्य न्यायाधीशों को शपथ दिलवाते हैं। तो शपथ राज्यपाल दिलवाता है मुख्य न्यायाधीश को, अन्य न्यायाधीशों को व्यवहार में मुख्य न्यायाधीश दिलवाते हैं, लेकिन वास्तव में ये शपथ भी जो है वो राज्यपाल द्वारा ही दिलवाई जानी चाहिए संविधान के अनुसार। अगला, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु कितनी है? देखिए, अगर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु की अपन बात करें तो उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है उनकी सेवानिवृत्ति जो आयु है वो है 62 वर्ष की आयु जो होती है उसमें जो है वो राज्यपाल न्यायाधीश रिटायर होते हैं उच्च न्यायालय के। यदि मैं उच्चतम न्यायालय की बात करूं तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की आयु होती है 65 वर्ष। पहले इनकी आयु 60 वर्ष हुआ करती थी, बाद में उसको बढ़ाकर जो है वो 62 वर्ष कर दिया गया। वर्तमान में इनकी सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष है। हालांकि 114वां संविधान संशोधन प्रस्ताव रखा गया था कि इन न्यायाधीशों की आयु बढ़ाकर जो है वो 65 वर्ष कर दी जाए, सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष कर दी जाए, परंतु वर्तमान में ये 62 वर्ष है। आप ध्यान रखिए, सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष है। किसकी? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की 65 वर्ष है। दोनों ध्यान रखना, पूछी जाती है परीक्षा में। 7वां प्रश्न, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसे सौंपते हैं? कई बार कंफ्यूजन में लोग जल्दीबाजी में राज्यपाल कर देते हैं, हालांकि प्रश्न बहुत सरल है। उत्तर होगा राष्ट्रपति। मैंने आपको बताया था नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, तो अपना त्याग पत्र भी राष्ट्रपति को ही सौंपते हैं। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, चाहे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को सौंपेंगे। 62 वर्ष से पहले यदि उन्हें अपने पद को छोड़ना हो तो वो अपना त्याग पत्र जो है वो राष्ट्रपति को सौंपकर पद छोड़ सकते हैं। तो त्याग पत्र किसे सौंपेंगे? राष्ट्रपति को सौंपेंगे। नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। शपथ कौन दिलवाएगा? राज्यपाल दिलवाएगा। निश्चित तौर पर ध्यान रखने योग्य बात है। नेक्स्ट चलते हैं 8वें प्रश्न की ओर। किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण दूसरे उच्च न्यायालय में कर सकता है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न आपके सामने आया है। अनुच्छेद 222 ये कहता है कि यदि राज्यपाल चाहे 2 और 2 के तहत राज्यपाल यदि चाहे तो किसी न्यायाधीश का स्थानांतरण दूसरे न्यायालय में या उच्च न्यायालय में कर सकते हैं। उसका कारण यह है कि जो न्यायाधीश होता है, हो सकता है किसी स्थान पर न्यायाधीशों की संख्या कम हो, वहां न्यायाधीशों की जरूरत हो, उस हिसाब से राष्ट्रपति जी जो है वो न्यायाधीशों का स्थानांतरण कर सकते हैं। तो प्रश्न यह भी आ सकता है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण कौन करता है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण राष्ट्रपति जी के द्वारा किया जाता है। कौन से अनुच्छेद के अनुसार? 222 यानी 222 के अनुसार
माननीय राष्ट्रपति जो है वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण कर सकते हैं। एक बात ध्यान रखना, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण नहीं होता है, क्योंकि उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, उच्चतम न्यायालय पूरे भारत में एक ही है, तो वहां उनका स्थानांतरण कहां करेंगे, ये बात आप ध्यान रखना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न। उच्च न्यायालय में नियुक्त अतिरिक्त न्यायाधीश का कार्यकाल कितना होता है? देखिए, उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है मुख्य न्यायाधीश की स्वीकृति से। भारत का जो सीजीआई होता है यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, उनकी जो है उनकी सिफारिश पर राष्ट्रपति अतिरिक्त न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। ये अतिरिक्त न्यायाधीश को वही योग्यताएं होती है जो एक न्यायाधीश बनने के लिए, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए योग्यता होती है। वो अधिकतम जो है वो 2 वर्ष के लिए इस पद पर रह सकते हैं। 2 वर्ष से ज्यादा अतिरिक्त न्यायाधीश को पद पर रखा नहीं जा सकता। तो मैं लिख देता हूं, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश के आधार पर अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्ति कर सकते हैं। जब मान लीजिए किसी न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कम हो, उन परिस्थितियों में राष्ट्रपति चाहे तो अनुच्छेद 224 के अनुसार, देखा ना मैंने, अनुच्छेद लिख देता हूं, अनुच्छेद 224 के अनुसार राज्यपाल जो होता है, राष्ट्रपति जो होता है, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सिफारिशों के आधार पर अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है, जो अधिकतम 2 वर्ष के लिए रहते हैं। उनकी सेवानिवृत्ति आयु भी 62 वर्ष होती है। अगर 2 वर्ष ना हो, चाहे 62 वर्ष हो गई, तो उन्हें पद से हटाया जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, बात करते हैं अगले प्रश्न की। अनुच्छेद 226 के अनुसार उच्च न्यायालय कितने प्रकार की रिटें जारी करता है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। देखिए, अनुच्छेद 32 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है। 5 प्रकार की रिट जारी करता है। उसके अनुपात में हाई कोर्ट थोड़ा जो है वो ज्यादा सक्रिय होता है, उसको ज्यादा ताकत होती है। हाई कोर्ट 6 प्रकार की रिटें जारी करता है। ये 6 रिट कौन कौन सी है? 6 रिट। नंबर 1, अगर अपन देखें इन रिटों को तो मैं लिख देता हूं फटाफट, बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण। उसके बाद अपन बात करें तो प्रतिषेध। 3 नंबर उत्प्रेषण। 4 नंबर अधिकार प्रच्छा। 5 नंबर परमादेश। और 6 नंबर होती है, तो ये 5 प्रकार की रिटें तो अनुच्छेद 32 के तहत, अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट भी जारी करता है, जारी करता है। यानी ये तो करता ही है 5 प्रकार की रिटें हाई कोर्ट। एक और करता है इंजेक्शन रिट। ये इंजेक्शन जो रिट है ये केवल उच्च न्यायालय द्वारा जारी की जाती है। इंजेक्शन का मतलब अंतरिम राहत देना, तुरंत राहत देना। जिस प्रकार अपन डॉक्टर के पास जाते हैं और जब कोई पेट दर्द वगैरह होता है तो डॉक्टर हाथों हाथ अंतरिम राहत देने के लिए इंजेक्शन लगाता है, तो जब कोई मतलब अनुच्छेद 226 के तहत हमारे कोई सडनली कोई दिक्कत आ जाती है न्यायालय के समक्ष, तो अंतरिम राहत के लिए इंजेक्शन याचिका लगाई जाती है। बाकी 5 जो याचिकाएं हैं इनके बारे में पढ़ना है तो मैंने मूल अधिकार टॉपिक बना रखा है, उसमें विस्तार से मैंने आपको बताया है। मूल अधिकारों का टॉपिक जो है वो आपको वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। आप वहां जाकर इन 5 याचिकाओं के बारे में पूर्णतः जानकारी प्राप्त
कर सकते हैं। तो ध्यान रखना, अनुच्छेद 32 के अनुसार उच्चतम न्यायालय, अनुच्छेद 226 के अनुसार उच्च न्यायालय रिटें जारी करता है। लेकिन संख्या में कमी है, उच्चतम न्यायालय 5 प्रकार की रिटें जारी करता है, जबकि उच्च न्यायालय 6 प्रकार की रिटें जारी करता है। इनमें इंजंक्शन याचिका महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट चलते हैं, किस अनुच्छेद के अनुसार उच्च न्यायालय एक अभिलेखीय न्यायालय है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये। अभिलेखीय न्यायालय वाला प्रश्न तो काफी बार परीक्षा में पूछा जाता है। अगर मैं बात करूं अभिलेखीय न्यायालय की, अनुच्छेद 215 के अनुसार उच्चतम उच्च न्यायालय एक अभिलेखीय न्यायालय। यदि सुप्रीम कोर्ट की बात करूं तो सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 129 के अनुसार एक अभिलेखीय न्यायालय है। रीट के में प्रश्न पूछा गया था, निश्चित तौर से सेकंड ग्रेड में कई बार प्रश्न पूछा गया है, फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया है। अब की बार मुझे लगता है कि हाई कोर्ट के बारे में पूछेंगे, क्योंकि रीट में तो थर्ड ग्रेड जो भर्ती होनी है उसमें तो सुप्रीम कोर्ट तो है ही नहीं, हाई कोर्ट ही अपने सब्जेक्ट है। तो किस अनुच्छेद के अनुसार उच्च न्यायालय का अभिलेखीय न्यायालय है? 215। थोड़ा सा बता देता हूं अभिलेखीय न्यायालय क्या होता है। अभिलेख का मतलब होता है इन न्यायालयों द्वारा जो भी निर्णय दिए जाते हैं उनको एक अभिलेख के रूप में सुरक्षित रखा जाता है, और उन्हें साक्ष्य के रूप में यदि किसी अधीनस्थ कोर्ट में प्रस्तुत किया जाता है तो उनके जो है वो विश्वसनीयता पर किसी प्रकार का सवाल नहीं उठाया जाएगा। कहने का मतलब उन्होंने जो निर्णय दिया है उसको माना जाएगा। हालांकि उनसे जो कोर्ट होता है वो उनके निर्णय को बदल सकता है। तो अनुच्छेद 215 के अनुसार उच्च न्यायालय एक अभिलेखीय न्यायालय है। सुप्रीम कोर्ट का मैं आपको बता ही चुका हूं। आगे चलते हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन किसके द्वारा तय किया जाता है? देखिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन तय करता है संसद। ध्यान रखना, विधानमंडल नहीं करता है। जिस प्रकार मैंने आपको बताया था कि राज्यपाल का वेतन संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है, लेकिन उन्हें वेतन राज्य की संचित निधि से मिलता है, उसी प्रकार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन भी जो है वो संचित निधि, राज्य की संचित निधि से मिलता है, लेकिन तय संसद द्वारा किया जाता है। क्योंकि अलग अलग राज्य में अलग अलग जगह न्यायाधीश होते हैं, तो उस वजह से क्या होता है कि हो सकता है उनका अगर विधानमंडल तय करेंगे तो वेतन गड़बड़ कर देंगे, तो इसलिए संसद तय करता है, वेतन संसद तय करता है, लेकिन मिलता किससे है? राज्य संचित निधि से मिलता है। इनको वेतन राज्य संचित निधि से मिलता है, यह भी ध्यान रखना, संचित निधि से मिलता है, राज्य संचित निधि से इनको वेतन मिलता है। तय संसद करता है, ठीक है, तय संसद द्वारा किया जाता है, और इनको वेतन राज्य संचित निधि द्वारा प्राप्त होता है। तो ये है संसद द्वारा तय किया जाने वाला वेतन। ध्यान रखना। आगे प्रश्न है, निम्न में से किसे महाभियोग द्वारा नहीं हटाया जाता है? महाभियोग प्रक्रिया द्वारा किसे नहीं हटाया जाता है? तो देखिए, महान्यायवादी को जो है वो नहीं हटाया जाता है। किसके द्वारा? महान्यायवादी को जो है वो महाभियोग द्वारा नहीं हटाया जाता है। राज्य उच्च निर्वाचन आयुक्त को, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, इन सब को जो है वो महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है। महाभियोग प्रक्रिया क्या है? भारत की संसद यदि किसी न्यायाधीश के खिलाफ या राष्ट्रपति के खिलाफ या निर्वाचन आयुक्त के खिलाफ या मुख्य निर्वाचन आयुक्त के खिलाफ या सीएजी के खिलाफ कोई विवाद होता है, तो उन विवाद की परिस्थितियों में वहां जो है वो कोई भी सदन चाहे राज्यसभा हो चाहे जो है वो लोकसभा हो, महाभियोग प्रस्ताव ला सकती है। इसका भी राष्ट्रपति के रूप में वीडियो आपको बना हुआ मिलेगा। अब वहां जाकर पूरी प्रक्रिया को समझ सकते हैं कि राष्ट्रपति को किस प्रकार उनके पद से हटाया जाता है। तो महाभियोग प्रक्रिया से महान्यायवादी को नहीं हटाया जाता, ये अनुच्छेद 76 में वर्णित है। महान्यायवादी ये भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। प्रश्न कई बार आया हुआ है सेकंड ग्रेड में तो कि भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी कौन होता है? ना कानून मंत्री होता है, ना जो है वो न्यायाधीश होते हैं। सबसे बड़ा विधि अधिकारी
महान्यायवादी होता है। एक बार कौन बनेगा करोड़पति में भी प्रश्न पूछा गया था कि भारत में ऐसा कौन व्यक्ति है जो ना संसद का सदस्य है फिर भी वह लोकसभा और राज्यसभा दोनों की कार्रवाइयों में भाग ले सकता है, तो वो महान्यायवादी है। महान्यायवादी इन दोनों की कार्रवाई में भाग ले सकता है, हालांकि ना वो संसद का सदस्य है और ना ही वो जो है वो लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य है, लेकिन उनमें भाग ले सकता है। वो महान्यायवादी अनुच्छेद 76 में है, नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही ये पद पर रहता है। जब अपन ने राज्यपाल पढ़ा था तो मैंने आपको महाअधिवक्ता का पद बताया था। महाअधिवक्ता राज्य में होता है, देश में महान्यायवादी होता है। अपन यहां पढ़ रहे हैं उच्च न्यायालय, तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को आप देखिए महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है। अब उस पर आते हैं, महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को या अन्य न्यायाधीशों को। देखिए इनकी सेवानिवृत्ति आयु होती है 62 वर्ष, ठीक है। ये अपना त्याग पत्र दे सकते हैं किसको, राष्ट्रपति को। अब मान लीजिए ना इनकी सेवानिवृत्ति आई हुई है ना इनका त्याग पत्र दे रहे हैं, इनके विरुद्ध भ्रष्टाचार का आरोप है, तो किया क्या जाएगा, किया ये जाएगा कि इन्हें संसद द्वारा महाभियोग प्रक्रिया से हटाया जाता है। कोई भी सदन महाभियोग प्रस्ताव ला सकती है। वो जो है वो सदन जो महाभियोग प्रस्ताव ला रहा है वो 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को जिसके विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव लाया जा रहा है उसको सूचना देंगे, और यदि वो सूचना के अनुसार काम नहीं करता है तो उसके विरुद्ध संसद में वोटिंग कराई जाएगी। यदि वोटिंग में उसके विरुद्ध प्रस्ताव पारित हो जाता है तो उस व्यक्ति को अपना पद छोड़ना पड़ सकता है। हाल ही में जो है वो अनुच्छेद 217 में इसका वर्णन है, और हाल ही में सौमित्र सेन जो बंगाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे उनके विरुद्ध लाया गया था और राज्यसभा में ये पारित भी हो गया था, लेकिन सौमित्र सेन ने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया था। लेकिन आप एक बात ध्यान रखिए, भारत में आज तक किसी भी व्यक्ति को इस महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया नहीं गया है। हालांकि महाभियोग 3, 4, 5 व्यक्तियों के विरुद्ध लगाया जरूर गया, सारे न्यायाधीश थे, लेकिन हटाया आज तक किसी को नहीं गया है। इसमें जो प्रश्न था उसके अनुसार महान्यायवादी को नहीं हटाया जाता, बाकी इनको हटाया जाता है। मैं लिख देता हूं, केग व राष्ट्रपति, केग राष्ट्रपति तथा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को ही इसी प्रक्रिया से हटाया जाता है, इसी प्रक्रिया से हटाया जाता है। ये बात है। आगे चलते हैं। आज तक भारत के कितने न्यायाधीशों को महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया गया है? पिछले जवाब में उत्तर दे चुका हूं, किसी को नहीं हटाया गया है। हालांकि प्रस्ताव लाया जरूर गया था सौमित्र सेन के विरुद्ध, पीडी दिनाकरन के विरुद्ध, जे के पादरीवाला के विरुद्ध, के गंगोले के विरुद्ध, लेकिन आज तक किसी भी न्यायाधीश को पद से हटाया नहीं गया है। तो महाभियोग प्रक्रिया से आज तक कोई नहीं हटाए, न्यायाधीश क्या कोई भी व्यक्ति आज तक इस प्रक्रिया द्वारा हटाया नहीं गया है। जटिल प्रक्रिया है और हटने से पहले ही त्याग पत्र दे देते हैं तो प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाती है। 15 नंबर प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है? तो बात करते हैं, सबसे बड़ा राज्य भी इलाहाबाद है, उत्तर प्रदेश है, तो सबसे बड़ा न्यायालय भी इलाहाबाद न्यायालय है। अगर मैं बात करूं तो 1866 में ये इलाहाबाद में स्थापित हुआ था। 1866 ईस्वी में स्थापित, ये 1866 ईस्वी में स्थापित है। 160 न्यायाधीश है, 160 न्यायाधीशों वाला ये भारत का सबसे बड़ा न्यायालय है, इलाहाबाद न्यायालय। अगर मैं कलकत्ता की बात करूं तो ये सबसे पुराना हाईकोर्ट है, सबसे पुराना हाईकोर्ट 1862 में स्थापित। ये गंगटोक की बात करूं, सिक्किम की राजधानी है, यहां न्यायाधीशों की संख्या केवल 3 है और ये भारत का सबसे छोटा न्यायालय है, भारत का सबसे छोटा न्यायालय।
केवल 3 न्यायाधीश, 2 मुख्य न्यायाधीश, 1 अन्य न्यायाधीश, केवल 3 न्यायाधीशों वाला राज्य है, 3 न्यायाधीशों वाला हाई कोर्ट है गंगटोक हाई कोर्ट। पर सबसे बड़ा पूछा था तो इलाहाबाद है, सबसे पुराना कोलकाता है, सबसे जो है वो छोटा जो हाई कोर्ट है वो गंगटोक है। आगे चलते हैं 16वें प्रश्न की ओर। भारत का सबसे नवीन उच्च न्यायालय कौन सा है? भारत का सबसे नवीन उच्च न्यायालय यानी कि नया उच्च न्यायालय कौन सा है? तो सबसे नया उच्च न्यायालय है अमरावती 1/1/2019 को आंध्र प्रदेश में यह स्थापित हुआ था। इसका सबसे नवीन उच्च न्यायालय है। इन उच्च न्यायालयों की बात करें तो इम्फाल, ये इम्फाल हो गई मणिपुर की राजधानी, अगरतला हो गया त्रिपुरा की राजधानी, शिलोंग हो गया मेघालय की राजधानी। ये 3 भी सबसे नवीन है, इन्हें 2013 में स्थापित किया गया था और ये जो है वो सबसे नवीन हो गया। ये तीनों साथ में स्थापित हुए थे, पहले ये गुवाहाटी के अंतर्गत आते थे, वर्तमान में इनका अपना अलग न्यायालय बना दिया गया है। अमरावती आंध्र प्रदेश का है, पहले हैदराबाद न्यायालय उच्च न्यायालय था जो एक ही था तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का, लेकिन बाद में अमरावती में एक नया उच्च न्यायालय स्थापित कर दिया गया, तभी तो संख्या 25 हो गई। तो कुल न्यायालयों की संख्या 25 है, मैंने बता चुका हूं मैं। राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना कहां हुई थी? यदि मैं राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना की बात करूं तो 29 अगस्त 1949 को स्थापना 29 अगस्त 1949 को राज्य के उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी पी सत्यनारायण समिति की सिफारिशों पर। पी सत्यनारायण समिति की सिफारिशों के आधार पर पर प्रश्न ये नहीं है कि कैसे स्थापित हुई थी, है कहां ये स्थापित हुई थी, ये प्रश्न पूछा है। उत्तर होगा जयपुर। अब आप कहेंगे कि साहब वर्तमान में तो ये जोधपुर में है जोधपुर में, लेकिन स्थापना जयपुर में हुई थी। 1958 में इसे जोधपुर स्थानांतरित कर दिया गया, जोधपुर स्थानांतरित कर दिया गया, तो जोधपुर स्थानांतरित कर दिया गया। स्थापना इसकी जयपुर में हुई थी 1949 में। आगे चलते हैं 18वें प्रश्न की ओर। राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? कमलकांत वर्मा या के वर्मा राजस्थान के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। कैलाशनाथ जो है वो राजस्थान उच्च न्यायालय के सर्वाधिक समय तक न्यायाधीश रहे थे। पंकज मित्तल वर्तमान न्यायाधीश हैं। राजस्थान में यदि मैं बात करूं तो न्यायाधीशों की जो संख्या है वो है 50। राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 50 है। 49 + 1 50 न्यायाधीशों की संख्या है। तो ध्यान रखिए, राजस्थान में पहले न्यायाधीश कमलकांत वर्मा थे, सर्वाधिक समय तक कैलाशनाथ वांचू थे। कौन थे था ये प्रश्न लगाना। और पंकज मित्तल वर्तमान मुख्य न्यायाधीश है राजस्थान उच्च न्यायालय के। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में किसी भी उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? यदि भारत में मैं बात करूं किसी भी न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश, वो थी लीला सेठ। 1991 ईस्वी में हिमाचल प्रदेश की, एचपी का मतलब हिमाचल प्रदेश की मुख्य न्यायाधीश। कोई भी महिला यदि कोई सबसे पहले मुख्य न्यायाधीश बनी किसी उच्च न्यायालय की तो वो लीला सेठ थी। ठीक है, फातिमा बीवी सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश, और ध्यान रखना सुप्रीम कोर्ट में
आज तक कोई भी महिला मुख्य न्यायाधीश बनी नहीं है। अन्ना चांडी हाईकोर्ट केरल की थी, हाईकोर्ट में प्रथम महिला न्यायाधीश, हाईकोर्ट में पहली महिला न्यायाधीश तो कभी न्यायाधीश बनी वो थी अन्ना चांडी। मेरी जोसेफ भी जो है वो हाईकोर्ट में न्यायाधीश रह चुकी है, मुख्य नहीं रही है, न्यायाधीश रह चुकी है। तो सबसे पहली महिला किसी भी उच्च न्यायालय में जो मुख्य न्यायाधीश बनी आपके सामने है ही, लीला सेठ। कहाँ बनी? हिमाचल प्रदेश। HP का मतलब हॉर्स पावर नहीं है, हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश लिख देता हूं मैं। तो हिमाचल प्रदेश की महिला मुख्य न्यायाधीश। अगला और लास्ट प्रश्न आज का अपन देखते हैं कि उच्च न्यायालय की, राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ स्थित है? देखिए जयपुर में ये खंडपीठ होती क्या है, पहले तो आप ये देखिए, कोई राज्य जब बड़ा होता है, केस ज्यादा होते हैं, तो दो भागों में बांट दिया जाता है। उस वजह से क्या होता है कि दो भागों में बांटने के कारण, अब दो भागों में बांटने के कारण एक खंडपीठ बना देते हैं, एक राज्य का प्रमुख न्यायालय हो जाता है। तो जयपुर में ये राजस्थान की पहली खंडपीठ स्थापित की गई। इसे जो है वो जयपुर में 1977 में बनाया गया, 1977 में स्थापित की गई ये जयपुर में। तो राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ जयपुर में स्थित है। न्यायाधीशों की संख्या मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, 50 + 49 + 1 50 है। अब आपके सामने 20 प्रश्न थे और 20 के साथ पूरी व्याख्या के साथ कम से कम 50 से 60 प्रश्न बनते हैं। आप ज्यादा से ज्यादा जो है वो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और लोगों को मोटिवेट करें कि ज्यादा से ज्यादा चैनल को देखें और PDF लेने के लिए टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाए। पूर्व की PDF भी बहुत जल्दी अपलोड कर दी जाएगी, जब ज्यादा सब्सक्राइबर जुड़ेंगे तो डाल दी जाएगी। आज के वीडियो में धन्यवाद।